सो ये असाइनमेंट है जो मैंने अपलोड की है। ये पिछली वाली ज़्यादा डिटेल थी, ये उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, यानी कि निस्बतन छोटी असाइनमेंट है। इसमें आपको कहा ये हुआ है कि आपकी जो ऑलरेडी असाइनमेंट 6 में आपने एक ये पूरी आपने जो बनाई थी जिसके अंदर एक bowler.csv मैंने अपलोड की थी, तो वही वाली फाइल को यूज़ करना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि आपने 2 प्रोग्राम बनाने हैं। पहला प्रोग्राम जो बनाना है वो उस CSV से एक एरे में डाटा को रीड करेगा, बॉलर्स की एरे में, और उसको एक बाइनरी फाइल में लिखवा देगा। ठीक है, सो अभी ये जो हमने फाइल बनाई थी, जो CSV फाइल थी, ये टेक्स्ट फाइल थी। ठीक है, सो अगर आपने लेक्चर देखे हो तो हमने उसमें कवर किए हुए 2 चीज़ें। मैं उसको थोड़ा सा कवर दोबारा भी कर देता हूँ। सो अगर आप मैं ये ड्रॉप बॉक्स में शेयर कर दूंगा जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है। तो इस वाले एग्जाम्पल प्रोग्राम में अगर आप मेन में जाएंगे ना, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट तरीके से फाइल में रीड या राइट करें। ठीक है, तो इसमें से जो शुरू के फंक्शंस हैं वो बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह हम पहले भी फाइल में रीड राइट करते रहे हैं कि हम एक एफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनाएं, ओ एफ स्ट्रीम की, आई एफ स्ट्रीम की, और उसके बाद जिस तरह हम सीन या सी आउट करते हैं उस तरह हम फाइल से रीड या राइट कर लें। ठीक है, सो तो ये तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि बाइनरी में रीड राइट कैसे होगा। ठीक है, तो वो यहाँ से शुरू हो रही है एग्जांपल। जो ये पहला फंक्शन है ना, बाइनरी रीड राइट का, ये वो काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन में चला जाता हूँ। ये एक एग्जांपल है कि हम बाइनरी में कैसे रीड राइट करते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि बाइनरी में रीड राइट से मुराद क्या है। सो बाइनरी में रीड राइट से ये मुराद है कि अगर मैं लेट्स से कि उस फोल्डर में चला जाऊं जिसके अंदर हम लोग मैं ये प्रोग्राम जहाँ से चला रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने एक फाइल रखी हुई है जो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में आपका डाटा कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, जो आप खोलेंगे नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये डाटा किस तरीके से सेव हुआ होता है। डाटा इन दी एंड डिस्क के ऊपर हमेशा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि डिस्क के ऊपर हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में ही चीज़ें सेव हो सकती है। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है ये डिस्क के ऊपर कैसे सेव हुआ है, इसका मतलब है कि जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स के बजाय इसका एस्की कोड सेव हुआ है। ठीक है, तो इसका एस्की कोड जो भी बनता है, जो कि अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इधर हेक्स में इसको व्यू कर सकता हूँ इस वाले एडिटर में। तो ये जो एक्स है इसमें हेक्साडेसिमल में 7 8 लिखा हुआ है, तो 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 0 1 1 1, और फिर उसके बाद 1 और 4 0 8 को अगर कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा। तो एक बाइट के अंदर 0 1 1 लिखा हुआ है और उसके आगे 1 और 3 जीरो लिखे। ठीक है, इसी तरह अगर 77 लिखा है तो 7 का एस्की कोड है हेक्स में 37, ये जो इस जगह पर लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि 0 0 1 1 और 0 1 1 ये असल में डिस्क में पड़ा हो। तो हम अमूमन इस डिटेल में खुद नहीं जाते होते क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो नॉर्मली जिस तरह हम नॉर्मल एक करेक्टर एरे बनाते हैं या स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उसमें भी यही काम ही हो रहा होता है कि चीज़ उसका एस्की कोड पीछे सेव हो रहा होता है, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा चीज़ें बाइनरी में सेव होनी होती है। तो हम नॉर्मली उसको टेक्स्ट की फॉर्म में देखते हैं। तो एक तो ये तरीका है फाइल में रीड या राइट करवाने का। दूसरा तरीका ये है कि हम लेट से कि मैंने 77 स्टोर करना था, तो अभी 77 जो है वो 2 करेक्टर्स की फॉर्म में सेव हुआ है। जैसा हमने हेक्स में देखा था, तो 2 दफा ही आपको हेक्स में 37 और 37 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं एस की टेबल कुछ खोलूं साइट, तो आप इनफैक्ट देख सकते हैं कि ये जो 7 है, ठीक है, सो ये देखें, ये जो 7 है ना, यहाँ पर इस जगह पर ये 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कि 7 के लिए हेक्स में, ये मैं हेक्स वाला कॉलम देख रहा हूँ, 37 बनेगा।
डेसिमल में अगर कोई इसको देखे तो वो 55 इसका बेसिकली ASCII कोड होगा। ये अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्सरसाइज की थी कि हमने करैक्टर को प्रिंट करवा के देखे थे कि उसके क्या क्या ASCII कोड बनते हैं, तो ये वही वाली चीज़ है। तो अगर मैंने 77 लिखा है तो ये 7 का ASCII कोड 2 दफ़ा प्रिंट। तो एक तरीका तो ये हो सकता है लिखने का। एक तरीका ये हो सकता है कि जब मैंने 77 को, लेट से एक इंटीजर था मेरे पास 77, तो वो इंटीजर भी तो 4 बाइट्स बनती थी, तो व्हाई नॉट उन 4 बाइट्स को उसी तरह फाइल में लिखवा दें, बजाय उसको ASCII कोड में चेंज करके और उसको दोबारा लिखवाने को। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी में लिखवाना। ठीक है, सो बाइनरी में लिखवाने का मतलब है कि हम उसको डायरेक्टली हम कहते हैं कि पूरे का पूरा इंटीजर इसी तरह उठाकर फाइल के अंदर लिखवा दो। ठीक है, तो मैं अगर इधर एक लेट से लिखना शुरू करूं, अभी तक जो हमने पहले किया था, हम ये करते थे कि हम लेट से OF स्ट्रीम की एक ऑब्जेक्ट बना लेते थे। ठीक है, जिसको कोई भी हम नाम दे देते थे। ठीक है, OF स्ट्रीम को हम कहते थे माई फाइल और उसके अंदर कुछ लिख देते। ठीक है, तो जो भी फाइल डॉट टेक्स्ट अगर लिखा मैंने लेट्स, तो ये मेरे पास एक बन जाती थी। और जब मैंने इसके अंदर लिखवाना होता था तो मैं लिख देता था OF स्ट्रीम, और इसके अंदर जो भी मैंने कोई अगर ऊपर मैंने इंट x इज इक्वल टू 77 लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि मैं इसको x लिखवा दूं। तो ये वाला काम आप लोग पहले कर चुके हैं, इसी तरह IF स्ट्रीम करके हम उसको उठा भी चुके हैं। जो अब अगर मैं चाहता हूँ इसके बजाय मैं इस इंटीजर को एज इज लिखवा दूं, जैसे इंटीजर पड़ा हुआ है इस वक्त मेमोरी में 4 बाइट्स के अंदर इंटीजर होता है, इसी तरह बिल्कुल उस पर लिखवा दूं, तब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तब जो चेंज करनी पड़ेगी वो ये कि जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं अब दूसरी तरह वाला कोड इस लाइन के नीचे लिख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, बाद में मैं कोड पे एग्जैक्ट चला जाता हूँ कि मैंने लेट से यही वाला इंटीजर था जो मैंने लिखवाना था, तो अब अगर मैंने उसको बाइनरी में लिखवाना हो तो पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इधर कॉमा डाल के मैं लिखूंगा iOS बाइनरी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें इस फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करें। ठीक है, आमतौर पर अगर मैं बाइनरी मोड में ओपन करूं तो हम इसकी एक्सटेंशन भी कोई और रख देते हैं, जैसे डैट रख दी, पिन रख दी, कुछ भी रख दी। ठीक है, ताकि पढ़ने वाला ये ना समझे ये टेक्स्ट फाइल है। इन एक्सटेंशन से असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइल में अगर मैंने इसको टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और मैंने इसको बाइनरी मोड में ओपन करके बाइनरी में लिखवा दिया, तो फिर ये बाइनरी में लिखा जाएगा। इस एक्सटेंशन की वजह से टेक्स्ट या बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता, वो हमारे लिखवाने के तरीके की वजह से कन्वर्ट। तो लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ फाइल डॉट डैट। ठीक है, और अब अगर मैंने इसमें लिखवाना है तो तब हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है राइट का। तब हम इस तरीके से नहीं लिखवाते, बल्कि हम लिखेंगे माई फाइल डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर हम दो चीजें बताते होते हैं, एक क्या चीज लिखवानी है, दूसरा कि कितनी बाइट्स लिखवानी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखवाना x है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट x नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वो, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहली चीज हमने यही बतानी है कि क्या लिखवाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने बताना है कि कितनी बाइट्स लिखवानी है। ठीक है, तो अगर इन 4 बाइट्स का तो मैं इधर 4 लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ रही। ठीक, तो इसके अंदर नॉर्मली जो हम लिखवाते हैं यहाँ पर हम उसका एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस आपको पता है कि एंड के साइन से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली दो चीजें मैंने इस पे लिखवानी है, एड्रेस ऑफ एक्स और उसके बाद कितनी टोटल बाइट्स बनती है। ठीक है, अच्छा, अब हर दफा आपको याद नहीं रखना, हम चाहते होते हैं कि हमें याद ना, ये अगर मैं करूंगा ना तो यही वाली चीज टेक्स्ट के बजाय बाइनरी फॉर्म में लिखी जाएगी, यानी कि 77 को मैं अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो, जो कि मैं लेट से आपको करके बता देता हूँ कि 77 अगर मैं लिखूं तो ये जो नीचे लिखी हुई है बाइनरी, ये बाइनरी में जो कन्वर्ट किया हुआ है ये लिखी जाएगी, और ये सिर्फ ये इधर तो 1 बाइट लिखी हुई है, इसकी बाकी की सारी बाइट 0 हो जाएंगी, यानी कि 4 बाइट्स का क्योंकि होता है इंटीजर, तो बाकी की बाइट्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो बजाय ये कि वो जो हेक्स में 37 लिखा हुआ था, जो कि अगर मैं इस 77 को देखता, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि 2 दफा 3737 लिखा, उसके बजाय अब इंटीजर जिस फॉर्म में असल में स्टोर होता है और वो इस फॉर्म में स्टोर होता है कि हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और वही वाली फॉर्म उधर लिख देते हैं।
तो ये जो हमने कन्वर्ट करके देखा कि भाई ये बाइनरी में कन्वर्ट 77 बनता है, इसको सिंपली लिखवा। तो ये तो पहला फर्क ये आ गया कि आप डॉट राइट का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो राइट का फंक्शन है ना, ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इधर आपका जो पॉइंटर की टाइप होगी वो करेक्टर पॉइंटर हो, क्योंकि ये कहता है कि मुझे एक बाइट का एड्रेस दे दो, ठीक है, और मुझे बता दो कि कितनी बाइट्स लिखवानी है, मैं वो सारी उठाकर बिल्कुल उसी तरह फाइल के अंदर लिखवा दूंगा, जो मेमोरी में जिस तरह से पड़ी हुई है उनको उठाकर लिखवा दूंगा। तो हमें इसको, क्योंकि ये जब मैं इसके पीछे एंड डालूंगा तो ये असल में इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनेगा, तो मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टाइप कास्ट का पुराना तरीका ये है कि ब्रैकेट में डाल के मैं करेक्टर पॉइंटर साथ लिख दूं तो ये करेक्टर पॉइंटर, ये भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर तरीका है कि हम री इंटरप्रेट कास्ट यूज करें, वो मैं आपको भी कोड में दिखा देता हूँ, कोड में शेयर भी कर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो साइज है, बजाय ये कि हमें हमेशा याद रखना पड़े, इसके बजाय हम एक बना बनाया फंक्शन भी होता है साइज ऑफ, मैं अगर साइज ऑफ इंट लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर का साइज ले लेगा, तो मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई इंटीजर 4 बाइट का था या इंटीजर 8 बाइट का, ठीक। तो ये दो थोड़े से फर्क। सो अगर मैं रीकैप करूं तो राइट में हम बताते हैं कि बाइट पॉइंटर देते हैं, करेक्टर पॉइंटर के, यार यहाँ से उठाकर मेमोरी से लिखवाना शुरू कर दो फाइल में, और साथ बताते हैं कि इतनी बाइट्स लिखवा दो। अगर आप गौर करें तो बेसिकली सिंपलेस्ट फंक्शन यही हो सकता था, जिसमें आप बताएंगे यार मेमोरी की इस जगह से उठाना शुरू करो और इतना डाटा उठाकर लिखवा दो। तो वो जो डाटा कितना उठाना है उसके लिए हम साइज ऑफ यूज करते हैं, और इसके लिए हम एड्रेस यूज करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है बाइनरी रीड राइट की। इसके अंदर हमने एक अभी तो मैंने एक इंटीजर आपको दिखाया था, इसमें हमने एक करेक्टर इंटीजर्स की एरे बनाई है, तो 100 इंटीजर्स हैं और उनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से लेकर 99 तक, ठीक है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहला काम करना है कि फाइल ओपन उसी तरह करनी है, ओवर स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनानी है, लेकिन आपने उसके साथ लिखना है वो iOS बाइनरी, मैंने शायद बिन लिखा था, उसको बाइनरी पूरा शायद लिखना होता है, तो वो ये आप इस फाइल से। दूसरा हमने सिंपल राइट किया है, मैंने ब्रैकेट में करेक्टर पॉइंटर लिख दिया था, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका है, ये भी करता वही है। रीइंटरप्रेट कास्ट का मतलब है कि ये जो भी आपने चीज बताई है इसको करेक्टर पॉइंटर के अंदर टाइप कास्ट कर दें, इसकी टाइप चेंज कर दें। क्योंकि मैंने एरे का नाम दिया तो एरे का नाम खुद उसका एड्रेस ही होता है, लेकिन वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होगा, तो हमने यहाँ पर उसको कह दिया कि इसको कन्वर्ट करके करेक्टर टाइप के पॉइंटर में टाइप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस यानी कि ये सिंपली एक एड्रेस है, एड्रेस वही चीज रहता है, एड्रेस में कोई चेंज नहीं आता। और फिर हमने क्या कहा है कि कितना लिखवाना है, कितना लिखवाना, क्योंकि हमारी 100 की एरे थी तो हमने कांस्टेंट मैक्स 100 किया हुआ, तो हमने कहा 100 इंटू साइज ऑफ इंट, कि एक इंटीजर का जो साइज बनता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, जितना भी साइज बनेगा तो 100 इंटीजर का साइज बन जाएगा, वो लिखवा दो। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। सो ये बाइनरी में राइट इस तरीके से होता है। और अगर आप रीड को सोचना चाहें तो रीड में इससे सिंपल, रीड बिल्कुल इसी तरह होता है, सिवाय राइट के बजाय हम रीड कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे नीचे हमने क्या किया है, हमने इधर फाइल को क्लोज किया है, उसके बाद हमने एक और ये OF स्ट्रीम थी, फिर हमने एक IF स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनाई है और उसको अब हम रीड करने के लिए यूज करेंगे। हमने सेम नाम दिया है, जो फाइल का नाम था iOS बाइनरी लिखा है, लेकिन जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो राइट के बजाय रीड का है। अगेन रीड में हम बताते हैं एक पॉइंटर देते हैं कि ये मेरा पॉइंटर है जहाँ पर रीड करना है और इतना साइज रीड करना है। इन दोनों लाइनों में आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, सिवाय राइट को के बजाय रीड को चेंज किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या फर्क है? रीड को करेंगे, जी जी, रीड को भी इसी तरह कॉल करेंगे जिस तरह राइट को किया सर। एग्जैक्टली उसी तरह कॉल करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, जब हम कहते हैं राइट तो इसका मतलब है ये वाला, जिस तरह ये यहाँ पर राइट का हुआ मैंने, ठीक है, तो राइट का मतलब है कि इस बफर को मेमोरी से उठाओ, क्योंकि जब हम प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं वो रैम में बनते हैं, मेमोरी में बनते हैं, इसको इधर से उठाओ फाइल के अंदर लिखवाओ, ठीक है। ठीक है जब सर। हम रीड कॉल करेंगे तो इसका मतलब है फाइल से उठाओ डाटा और इस बफर में लिखवा दो, ठीक है। सो रीड का मतलब है ठीक। फाइल से रीड करो, राइट का मतलब है फाइल पे राइट करो। तो बाकी इनके लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक सेम है, एग्जैक्टली हम बताते हैं कि यार ये मेमोरी का एड्रेस है, इस पर रीड करके लाना है और इतना साइज रीड करके लाना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये बाइनरी रीड राइट कहलाता है। तो
अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, इसके नीचे हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि जिसमें दोबारा क्योंकि बफर को रीड किया हमने, उसको वेरीफाई किया है कि अगर तो वो उसकी हर वैल्यू 0 पे 0 पड़ा है, 1 पे 1 पड़ा है, 2 पे 2 पड़ा है, तो इसका मतलब डाटा करेक्ट है, अदरवाइज डाटा इनकरेक्ट है। इसको मैं रन करता हूँ, तो अगर ये ठीक रीड राइट हुआ तो डाटा इज करेक्ट होगा और अदरवाइज डाटा इज इनकरेक्ट आ रहा होगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज को चेक कर लिया कि डाटा करेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें जो फाइल बनाई थी हमने e-data.dat, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि जो फर्क पड़ा है वो क्या पड़ा है। इसको मैं नोटपैड में अगर खोलूंगा तो इसमें अब आपसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा, क्यों पढ़ा नहीं जा रहा? जो पिछली मैंने खोली थी उसके अंदर आपको नजर आ रहा था 77 लिखा हुआ, बिकॉज वो एस्की में लिखा हुआ था। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है वो एस्की की फॉर्म में ही डाटा को तकरीबन पढ़ी होती है, तो इसलिए आपने जो एस्की में लिखा है वो आपको उसी तरह नजर आ जाता है। लेकिन जो बाइनरी डाटा है वो फिर आपको फाइल के अंदर खुद खोल के देखेंगे तो कोई खास सेंस नहीं बनेगा, अनलेस कि आप उसको किसी तरह हैग्स में देख सकें। जैसे नोटपैड प्लस प्लस में मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ जो हैग्स में दिखा रहा है, तो अब मैं हैग्स में देखूं तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि 0001, ये आपके पास 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगले में 2 पड़ा हुआ है, तो ये 4 बाइट्स में आपको नजर आ रहा है कि ये आपका डाटा 2 3 4 इस तरह से आपका डाटा पड़ा हुआ है। और ये आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि ये आपको ये आखिर में आप देखें तो ये 63 तक जा रहा है, ठीक है। तो 63 जो हेक्साडेसिमल में होता है वो डेसिमल में, अगर मैं हेक्साडेसिमल में 63 लिखूंगा तो ये आप देखें डेसिमल में 99 बनता है, तो ये 99 तक सारी वैल्यू इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये नॉर्मली अगर आप इसको बगैर उसके देखेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो पहली चीज ये है कि बाइनरी में रीड राइट कैसे होता है। अच्छा, दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि आपको चाहिए होगी असाइनमेंट के लिए, वो बाकी की एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रीड राइट करते हैं, ठीक है। जब आप फाइल में रीड राइट कर रहे होते हैं तो ये तो सिंपल रीड और राइट के फंक्शन थे, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर मैं इधर देखूं तो इसको कर लेता हूँ, तो मैंने इधर एक आपको राइट का फंक्शन बता दिया। इसी तरह एक अगर मैं रीड का फंक्शन बनाऊं तो वो भी यही काम करता है, ठीक है। और सिर्फ ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। इसमें आप इस एड्रेस, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ, भी था पूरा। इसमें आप इस एड्रेस से उठाकर फाइल में लिखवा रहे हैं, इसमें आप फाइल से उठाकर इस एड्रेस पर लिखवा रहे हैं, तो इसमें टोटल फर्क ही है, ठीक है। और दूसरा ये कि इनको टाइप कास्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने बताया। अब ये यूजफुल कहाँ पर है? यूजफुल यहाँ पर है जब मेरे पास लेट्स से कोई क्लास है, जिस तरह आपने असाइनमेंट में आपको कहा हुआ है कि बॉलर की एक क्लास है, ठीक है। अच्छा, बॉलर की जो आपने क्लास बनाई है उसके अंदर आप कोशिश करें कि अगर आपने स्ट्रिंग यूज की हुई थी तो उसके बजाय कैरेक्टर एरे से रिप्लेस कर दें, जिस तरह अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसने किया हुआ है। उसका फायदा ये है कि उसका साइज फिक्स हो जाए, कैरेक्टर एरे का एक फिक्स साइज है। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है कि अगर आपने C++ स्ट्रिंग यूज की हुई थी, आप जो असाइनमेंट 6 वाली क्लास थी ना आपकी, उसके अंदर आपने ये तो सारे मैचेस, रन्स, विकेट, एवरेज, इकोनॉमी, ये तो सारे नंबर्स थे, स्ट्राइक रेट ये भी नंबर था। सिर्फ प्लेयर नेम है जिसमें आप, जो आपने हो सकता है कि C++ स्ट्रिंग यूज की हो, उसके बजाय आप उसको कैरेक्टर एरे से रिप्लेस कर दें, 50 की एरे बना दें, काफी होगा, ठीक है। तो जिस तरह मैं इस जगह पे एक एग्जांपल कर रहा हूँ जिसमें ये पर्सन की क्लास है, ठीक है। तो आपने ये जो काम हम पर्सन के लिए कर रहे हैं, आपको तकरीबन यही काम बॉलर के लिए करना है। तो बॉलर के लिए करना है, इसके अंदर हमने आपने ये पहले से बॉलर की क्लास बनाई हुई है। सिर्फ आपने जहाँ पर स्ट्रिंग लिखी हुई थी वहां पर इस तरह की कैरेक्टर एरे लिख दें, और अगर गेट डाटा वगैरह कहीं पे लिखा था तो वहां पे वो गेट डाटा जो है कैरेक्टर एरे की फॉर्म में ले बजाय स्ट्रिंग का। तो वो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे वाला सेक्शन आप दोबारा देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ही फर्क था रीड करने में, तो वो आप कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो नीचे जो एग्जांपल है, मे बी मैं इनमें से आखिरी वाली एग्जांपल पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने लेक्चर पहले शेयर किए हुए थे, अगर आपने नहीं पढ़े तो उसको आप पढ़ लें तो बेहतर है, ठीक है। सो इसमें आपके दो या तीन फंक्शन और यूज हो रहे हैं, तो मैं पहले उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एक है सीक जी, ठीक है। एक है सीक, एक है पीक या पीक, आई थिंक PAA के, लेट मी सी, पीक, पीक ये पीक यूज ही नहीं हो रहा।
सॉरी पीक नहीं था, सॉरी सीक था और टेल था। ठीक है, तो ये सीक और टेल क्या करते हैं? ठीक है, आपकी जो एक फाइल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बुक वाले हिस्से से कवर करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें उन्होंने एक अच्छी सी डायग्राम बनाई हुई है। सीक अगर इसमें ये कि आपकी जो फाइल है ना, आप उसको इमेजिन करें कि ये मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कहीं से बिगिन होती है और कहीं पे एंड होती है, जीरो से बिगिन होती है और किसी जगह पर एंड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे बेसिकली ना इसके ऊपर दो पॉइंटर काम कर रहे होते हैं, एक गेट पॉइंटर और एक पुट पॉइंटर। यानी फाइल जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको रखा होता है उसमें दो चीजें मेंटेन की होती हैं, एक गेट पॉइंटर और एक पुट पॉइंटर। सो गेट का मतलब है जहां से हम रीड कर रहे हैं, पुट का मतलब है जहां पर हम राइट करवा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आप फाइल ओपन करेंगे तो हमेशा वो स्टार्ट में होंगे दोनों पॉइंटर, लेकिन अगर मैंने एक दफा लिखवा दिया है तो अगली दफा जब मैं लिखवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर आगे जा चुका होगा और वो उससे आगे लिखवाएगा। तो मुझे बार बार पॉइंटर को अलग से खुद मूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक दफा लिखवाया, फिर दोबारा मैंने एक दूसरा डाटा जो लिखवाया वो ऑटोमेटिकली आगे। ठीक है, तो अगर हम पता चेक करना चाहें कि इस वक्त ये पॉइंटर किस जगह है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं सीक जी का। सीक जी बताता है कि भाई इस वक्त आपका पॉइंटर इस जगह पर है। ठीक है, अच्छा और सॉरी सीक जी बताता नहीं है, टेल जी बताता है। टेल का मतलब है कि बता देगा कि गेट का पॉइंटर इस जगह इस वक्त किस जगह पर है। सीक जी जो है वो अगर मैंने लेकर जाना उसे किस जगह पर, मैं उसे कहूंगा यार 10 बाइट आगे चले जाओ, तो मैं कहूँगा सीक जी और आगे 10 लिख दूंगा ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है 10 बाइट आगे चले जाओ। अगर मैं 50 लिख दूंगा वो 50 बाइट आगे चले। टेल जी मुझे बता देगा कि करंटली हम फाइल के स्टार्ट से कितना आगे। ठीक है, अच्छा और इसी तरह पी, तो आपके जो है ना इसके दो वेरिएंट है, एक सीक जी और एक टेल जी, और बिल्कुल इसी तरह सीक पी और टेल पी। सीक पी जो है वो पुट पॉइंटर के लिए जहां पर हमने लिखवाना है, यानी जो राइट कॉल किया था ये फाइल के स्टार्ट में लिखवाना शुरू करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर मैं पहले सीक पी करके पॉइंटर को आगे ले जाऊं तो वो आगे से स्टार्ट कर रहे। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल जो है ना ये अब आपकी सबसे अहम एग्जांपल बन जाती है जो मैं आखिर में कर रहा हूँ। ठीक है, या मे भी मैं इनको तरतीब से ही कर लेता हूँ ताकि आप को पूरा ही समझ आए, इकट्ठे ओवरलोड ना हो जाए। ठीक है, तो सीक जी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक पर्सन की ऑब्जेक्ट बनाई, एक फाइल बनाई ग्रुप डॉट डैट। अच्छा, इसके अंदर में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे iOS बाइनरी के साथ हमने iOS इन को भी और किया हुआ है। ठीक है, तो ये बिट वाइज और होता है, ये हमने किया हुआ है। आपने जब भी करना है इस ओपन करते हुए करना, इसका मतलब है ये मैं फाइल को इनपुट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीक जी 0, iOS एंड। इसका मतलब है कि आप 0 बाइट्स फ्रॉम दी एंड चले जाए, जहां पर फाइल एंड होती है वहां से 0 बाइट पहले चले जाए। तो ये इसका मतलब है बिल्कुल एंड पे गेट पॉइंटर को एंड पे ले जाओ। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एंड पोजीशन इज इक्वल टू इन फाइल डॉट टेल जी। तो इन फाइल डॉट टेल जी का मतलब है कि भाई इस वक्त जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू बता दो। तो अब अगर ये जो हम तस्वीर देख रहे थे, हमने जब सीक जी किया तो हम इधर गेट पॉइंटर इधर पहुंच गया, फिर हमने कहा टेल जी, तो उसने बता दिया कि यार इस वक्त आप इतनी बाइट्स आ गए। तो उससे क्या पता चला हमें, हमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स मालूम हो, हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी पड़ी हुई है फाइल में। तो ये जो एंड पोजीशन है इसके अंदर हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये किया कि उसको हमने डिवाइड कर दिया साइज ऑफ पर्सन से। साइज ऑफ पर्सन, पर्सन ऊपर मैंने एक क्लास जो भी मैं आपको दिखा रहा था जिसके अंदर एक करेक्टर एरे थी, ये अगर आप देखें जिसमें उसका नाम था और इंट एज थी। ठीक है, आपके केस में आप बॉलर की बाकी चीजें भी आ जाएंगी। तो जब आप इसमें साइज ऑफ करेंगे तो आपको आ जाएगा कि उसका पर्सन का साइज कितना। ठीक है, तो हम बेसिकली ये वाली एग्जांपल कर रहे थे, हमने साइज ऑफ पर्सन से इसको डिवाइड कर दिया, हम इस लाइन पे थे।
तो हमने किया कि निकाला कि फाइल में टोटल बाइट्स कितनी पड़ी हैं, और फिर साइज ऑफ पर्सन बताएगा कि एक पर्सन कितनी बाइट्स लेता है। तो एक पर्सन जो है वो अगर लेट से 84 बाइट्स लेता है, तो टोटल इसने कहा कि भाई मेरे पास तो 6 या 7 का डाटा पड़ा, तो 6 × 84 टोटल बाइट्स थी, उसको डिवाइड किया तो 6 आ गया जी हमारे पास के 6। मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल है मैंने लास्ट रन किया तो 5-6 बंदों का मैंने डाटा एंटर किया। ठीक, यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया कि टोटल कितने बंदे फाइल के अंदर हैं, जो एन हमने भी निकाला था। उसके बाद हमने कहा एंटर अ पर्सन नंबर, और उस पर्सन नंबर की बेस पर हमने क्या किया कि यूजर ने कहा कि लेट से कि भाई मुझे दूसरे पर्सन का डाटा चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये काम किया कि अब हम चाहते हैं कि दूसरा पर्सन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी साइज ऑफ पर्सन बनता है उसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी यूजर ने बताया था कि भाई मैं दूसरा पर्सन है, मैंने इधर n-1 से किया क्योंकि पहला पर्सन 0 इंडेक्स पे पड़ा है। तो अगर उसने 2 का है तो इसका मतलब है कि वो 0 पे नहीं जाना चाह रहा बल्कि 1 इंडेक्स पे जाना चाह रहा है, इसलिए हमने n में से एक -1 कर दिया और साइज ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई। सो लेट्स से कि यहाँ पे 6 पर्सन पड़े थे, एक इधर तक था, यहाँ तक दूसरा इधर तक था, तीसरा इधर तक था। तो जब अगर उसने कहा कि मुझे 1 नंबर वाला पर्सन का डाटा शो करो, तो मैं 0 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ पर्सन 0 ही रहूंगा। और उसने कहा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ पर्सन किया तो हम इस जगह आ गए। तो फाइल में इस जगह आ गए तो हमें पता है कि इस जगह पे 1 नंबर पर्सन का डाटा पड़ा है, इसको हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हमने किया हुआ है इस जगह पे कि हमने पोजीशन निकाली बाय मल्टीप्लाइंग n-1 विद साइज ऑफ पर्सन, और फिर हमने कहा कि पॉइंटर को उस जगह पर ले जाओ, तो हम फाइल में उस जगह पर पहुंच गए। उसके बाद हमने एक पर्सन रीड कर लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई हुई है पर्सन की, हमने उसका एड्रेस दिया और उसको अगेन करेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट करना जरूरी होता है, वो हमने कहा कि यार इसको टाइप कास्ट करो। तो बेसिकली उसने उस पर्सन के एड्रेस पे जाकर एक पर्सन जितना डाटा फाइल से पढ़ा और लिखवा दिया। फिर ये जो पर्सन हमने रीड किया था इसने उसका शो डाटा कॉल किया, तो जो भी इस वक्त लास्ट पर्सन, जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया था उस पर्सन का डाटा शो है। मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो इसने मुझे बताया कि टोटल 6 पर्सन है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा लेट से दूसरे नंबर के पर्सन का डाटा, तो उधर मैंने इंजी स्टोर किया हुआ था, तो इंजी और एज 46 उसकी आ गई। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, मैं कहूँ 1 नंबर वाला पर्सन बताओ, तो वसीम 50, तो मैंने मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर प्लेयर्स के नाम इसमें डाले हुए थे। तो 3 किया तो कामरान की हमने डाल दी, और इस तरीके से हमने कोई रैंडम नंबर इसके अंदर फाइल के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक जी काम करता है कि सीक जी जो है और टेल जी, ये दो चीजें काम करती हैं। हम फाइल सीक जी को दो तरीके से हमने कॉल किया है। एक में अगर मैं सिर्फ एक ही इनपुट दूं, इसका मतलब है स्टार्ट से इतनी बाइट आगे चले जाओ। अगर मैं इधर iOS एंड लिख दूंगा तो वो एंड से आगे चला जाएगा। इधर iOS बिगिन लिख दूंगा तो ये और ये तकरीबन एक ही तरह काम करेंगे, वो बिगिन से उतना आगे चला जाएगा। एंड का मतलब है एंड से इतना पीछे। तो हमने इधर इसको यूज किया टोटल फाइल का साइज। तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसका मतलब है कि अगर मैंने 500 लोगों का डाटा सेव किया हुआ था, तो ये 2 लाइनें मुझे बता देंगी, ये 3 लाइनें कि टोटल कितने बंदे। ठीक है, सबसे पहले हम एंड पे गए, फिर हमने साइज ऑफ पर्सन से डिवाइड किया, हमारे पास आगे टोटल बंदे कितने। यही काम आपने असाइनमेंट में भी करना है। असाइनमेंट में आपको यही कहा हुआ है, अगर मैं असाइनमेंट में आ जाऊँ तो आपको ये कहा हुआ है कि इट शुड फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉलर्स स्टोर्ड इन फाइल एंड टेल अस अबाउट। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है कि आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपने जो भी अपनी क्लास थी आपकी बॉलर की, उसकी एक एरे बनाए और जो CSV फाइल थी उससे रीड करके उस पूरी एरे को भर दें। ये आपने पहले भी किया हुआ है पिछली असाइनमेंट में, इसलिए इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ आपने चेंज ये करनी है कि स्ट्रिंग के बजाय करेक्टर एरर। दूसरा काम आपने ये करना है कि उस पूरे को लिखवा दें। तो पूरे को लिखवाना जो है ना वो बिल्कुल इजी काम है। आपने क्या करना है, आपने डॉट राइट कॉल करना है। यहाँ पर आप अपनी उस एरे का नाम दे देंगे और आप बता देंगे कितने बॉलर थे आपके पास टोटल। आप काउंट कर लेंगे टोटल कितने बॉलर थे आपके। लट से 80 बॉलर थे, तो आप इधर 80 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका साइज ऑफ पर्सन था, तो वो आपके 80% उसके अंदर लिखे गए। तो पहला इस तरह, और उसके बाद आपने फाइल को क्लोज कर दिया। दैट्स इट, पहला पार्ट इज दिस। ठीक है, तो रीड करने वाला आपने पहले लिखा हुआ है, अब आपने ये राइट को कॉल किया, बताया कि टोटल कितनी बाइट्स लिखवानी है और ये लिखी जाएगी। फिर आपने एक अलग प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने बॉलर डॉट बिन, ये जिसपे आपने लिखवाया था, इससे रीड करना है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने बंदे हैं? एग्जैक्टली ये मैंने इधर आपको बता दिया। इधर जो साइज ऑफ पर्सन है उसके बजाय आप साइज ऑफ बॉलर कर लेंगे। फाइल के एंड पे जाएं, आपने जो फाइल बनाई थी इधर ग्रुप डॉट डैड के बजाय आप ग्रुप डॉट जो भी बॉलर डॉट बिन रख देंगे, तो ये आपके पास आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितने बंदे। फिर आपको कहा हुआ है कि अच्छा चूज अ बॉलर, एडिट डाटा ऑफ दैट बॉलर एंड अपडेट इट इन बाइनरी फाइल। ये बेसिकली जो दूसरी एग्जांपल है, जो सीक पी वाली, ठीक है, तो मैं सीक पी वाली एग्जांपल को आप इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीक जी पी, जी पी का मतलब है पुट पॉइंटर। पुट का मतलब है जो आपका लिखवाने वाला, राइट वाला पॉइंटर है। तो फाइल के ऊपर दो पॉइंटर चल रहे हैं, एक गेट पॉइंटर और एक पुट पॉइंटर। तो इस एग्जांपल में ये तकरीबन शुरू का कोड वैसे ही है, सिर्फ हम जब इसमें लिखवाने का काम भी करें। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह फाइल खोली। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक तीसरी चीज ऐड कर दी, iOS आउट। iOS इन का मतलब था कि हम फाइल से रीड करना चाहते हैं, इसका मतलब हम राइट भी करना चाहते हैं। अगर हम रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, फिर हम OF स्ट्रीम या IF स्ट्रीम के बजाय सिंपली F स्ट्रीम टाइप की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिर आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया कि भाई एंड ये वही वाला काम किया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाले। उसके बाद हमने कहा पर्सन नंबर एंटर करो, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो भी यूजर ने एंटर किया था उसकी पोजीशन निकाली, गेट पॉइंटर को उधर लेकर गए और हमने उस यूजर का डाटा, उस पर्सन का डाटा शो कर दिया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक कोई भी फर्क नहीं है सिवाय पिछले के, ये एग्जैक्टली ये जो हैंडल था उससे पहले पहले वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पिछली एग्जांपल थी ना सीट जी वाली, उसमें यहाँ तक पूरा काम। यहाँ पर आकर अब हम चाहते हैं कि हम उस वाले यूजर का डाटा चेंज भी कर दें, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने CP यूज किया। CP का मतलब है कि पुट पॉइंटर को इस पोजीशन पे मूव करो, राइट वाले पॉइंटर को इस पोजीशन पे मूव करो। जब राइट वाला पॉइंटर इस पोजीशन पे मूव हो गया तो हमने पर्सन डॉट गेट डाटा कॉल किया। गेट डाटा का फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसका किसी भी बंदे का नाम और एज लेगा और उसके बाद हमने उस जगह पर जाकर सिंपली राइट करवा दिया, ठीक है। तो आपने भी यही काम करना है, सिवाय आपने बॉलर का जो है यूजर से इनपुट लेनी है और उसके बाद आपने जाकर लिखवा देना। जब मैं ये लिखवाऊंगा तो ये एग्जैक्टली फाइल के उसी हिस्से पर जाकर लिखवाएगा, उस वाले बॉलर को अपडेट करेगा जिस बॉलर पे मैं पुट पॉइंटर को लेकर गया था, जो सीक पी करके मैं पोजीशन पे गया हूँ। पोजीशन मैंने पहले निकाली हुई थी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं चौथे बंदे को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चौथे बंदे का आपको पोजीशन पे ले जाएगा और वहां पर राइट करवाऊंगा तो वो सिर्फ चौथा बंदा चेंज होगा, कोई और चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीक जी किया और 0 पे चले गए, यानी कि गेट पॉइंटर को 0 पे ले गए और एंड पे हमने सारे लोगों का डाटा शो करवा दिया। टोटल जो हमारे इसके अंदर बंदे थे उनका डाटा जो भी बनता था, ठीक है, कि हमने रीड किया पर्सन को और फिर एक एक करके हम बार बार रीड करते जा रहे हैं। पहले हमने एक पर्सन रीड किया, उसका जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे हमने उसको शो डाटा किया, फिर अगला रीड किया, अगर एंड ऑफ फाइल आ गया तो ये बाहर आ जाएगा, अगर एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो ये बाहर नहीं आएगा। तो ये वाला काम है। अगर मैं इस एग्जांपल को चलाऊं तो लेट से कि मैं कहता हूं कि जो 2 नंबर पे एंट्री पड़ी थी वो इंजी की थी, मैंने उसको चेंज करके पूरा उसका नाम लेट से लिख दिया इंजमाम, और लेट से 46 के बजाय मैं उसको कहता हूँ कि वो 50 साल का हो गया। आई डोंट नो असल में कितने का। तो अब अगर मैं देखूं तो ये जो 2 नंबर एंट्री है, जब उसके बाद हमने क्योंकि लूप लगा कर सबको प्रिंट किया हुआ था, तो 2 नंबर एंट्री में इंजी के बजाय इंजमाम हो गया और उसकी एज 46 के बजाय 50 हो गई, ठीक है। तो ये आई थिंक एक क्विक सा ओवरव्यू के जो फाइल रीड राइट का होता है। बाकी यही चीज़ उसमें भी कवर हुई है, लेक्चर्स में थोड़ी डिटेल्स में कवर हुई है और उसके बाद हमने आखिर में कुछ एरर हैंडलिंग भी कवर की हुई है जो आई होप कि आप खुद से कवर कर लेंगे। बेसिकली हमें रीड करने के बाद दोबारा इसको चेक करना चाहिए। फाइल की ऑब्जेक्ट को जब भी आप इफ लगाते हैं ना, तो अगर कोई एरर आई हो तो वो आपको 0 वैल्यू दे देगा। तो हम फाइल ओपन के बाद, राइट के बाद, रीड के बाद हमेशा ये चेक लगा सकते हैं कि अगर वो नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ आ गई है, ठीक है। तो इफ नॉट ओएस करके हमने लगाया। और ये आखिरी वाली एग्जांपल आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमने अगर इंडिविजुअल
वो एरर निकाल लियो तो उसको देखा हुआ है। ये मैंने आपसे पूछा नहीं हुआ असाइनमेंट में, तो इसलिए अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगा। तो ये टोटल आपकी असाइनमेंट है। एक आखिरी पार्ट में आपने मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान दो आपने लेनी है एवरेजेस, और एवरेज के हिसाब से डाटा डिस्प्ले करवाना है। क्योंकि आप करेंगे क्या इसमें, आपने यूजर से पूछा, उसने कहा कि भाई मुझे 10 से 20 के दरमियान या 10 से 30 के दरमियान इनकी एवरेज है, मैं वो चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक बॉलर की ऑब्जेक्ट रीड करेंगे जिस तरह रीड किया हुआ हमने, गेट पॉइंटर को शुरू में लेके जाएंगे, सीख करके 0 पे ले जाएं, एक दफ़ा रीड करें, एवरेज चेक करें उसकी, क्योंकि आपके पास आ तो गया है, तो अब आप मे बी गेट एवरेज का एक फंक्शन भी बना सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो वो आपको एवरेज बता देगा। तो वो अगर उस मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है तो उसका डाटा डिस्प्ले कर दें। डिस्प्ले का आपने ऑलरेडी असाइनमेंट 6 में फंक्शन कोई ना कोई बनाया होगा जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करा। तो ये आप एक एक करके सारे बॉलर, जब तक आप एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते, तो ये आप आपका काम है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। सर फिलहाल तो कोई नहीं है। चलिए, आप लोग ऐसा करें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।